तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अजीत सर की पाठशाला में। आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए जो फिजिक्स का टॉपिक है पार्ट 1, जिसकी शुरुआत होती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में क्या है उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 का जो पहला हमारे पास पार्ट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग अगर हिंदी में देखें तो बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अच्छा, स्थिर शब्द का अगर हम लोग मतलब ही डिस्कस करें तो मतलब ही होता है उसका, स्थिर का मतलब ये रुका हुआ। ओके, इसका एक बात तो पहले हम लोग को क्लियर हो गई है कि जो कुछ भी है वो रुका हुआ है। अब क्या रुका हुआ है उसके बारे में हम लोगों को पूरे के पूरे यूनिट में डिस्कस करना है, क्या रुका हुआ है। तो ओके, तो विद्युत एक टर्म और आ रहा है आपके पास, वैद्युत, या कई सारी जगहों पर इसको विद्युत के नाम से भी मेंशन किया गया है। उसमें ज़्यादा अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि विद्युत है या वैद्युत है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैद्युत और वैद्युत में आपको अंतर समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रो यहाँ पर रहेगा आपका इलेक्ट्रो, और यहाँ पर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का भी सीधा मतलब है कि जो कुछ भी है, जिसका भी डिस्कशन हो रहा है वो रुकी हुई अवस्था में है, स्टैटिक स्टेट में है। ओके, तो वैद्युत का मतलब है चार्ज और स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। इसका अर्थ यह है कि चार्ज जो है, आवेश जो है, वो रुकी हुई अवस्था में है। अब रुकी हुई अवस्था में अगर कोई है तो क्या क्या वो कर सकता है, उसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे पूरे यूनिट में यही काम होगा कि अगर चार्ज रुकी हुई अवस्था में है तो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, एक चार्ज क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन अगर चार्ज का है तो वो क्या कर सकता है, किस तरीके की फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा इन सारे नामों से अभी हम आपको अवगत नहीं कराना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम आएंगे तो एक एक करके हम लोग नाम लेते हुए चल रहे हैं, ताकि आगे आपको जब नाम आए तो आपको ये याद रहे कि हाँ ऐसा कोई नाम आया था। ओके, तो सबसे पहला जो नाम आया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहला जो नाम आया है वह है आवेश। आवेश मतलब चार्ज। अगर बहुत पुराने टाइम में जाएंगे तो फिर चार्ज को हम लोग दूसरे तरीके से समझेंगे। उसके लिए एक उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग दैनिक जीवन में करते भी रहते हैं, जैसे किसी ने क्या किया कि एक पेन था उसके पास और पेन को उसने बालों में रगड़ा तो देखा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे वो उसमें चिपक रहे हैं। एक तो ये नॉर्मल सा उदाहरण हो सकता है जो दैनिक जीवन में देखा जाता है। पहले हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। ओके, दूसरा आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे आप सूखे बाल हो आपके, उसमें आप कंघी कर रहे हैं, तो सूखे बालों में जब कंघी करेंगे तो प्रत्येक बाल जो है वो अलग हो जाएगा, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके हिस्ट्री पे जाएंगे तो बातें फिर बहुत आगे चली जाती हैं। दूसरी एक तीसरी बात हो सकती है कि बचपन में बहुत सारे घर पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको आपने एक कुर्सी पे बैठाला पैर ऊपर करके और उसके पीछे तौलिए से ऐसे मार रहे हैं आप, फिर उसके बालों को आप अगर टच करते हैं या उसके आप नेल को टच करते हैं, नाखूनों को टच करते हैं, तो आपको हल्का सा झटका महसूस होता है। वो भी जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। नॉर्मली कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन कब हुआ, जब आपने तौलिए से मारा, जब आपने बालों में रगड़ा, जब आपने सूखे बालों में कंघी की, तब कुछ हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास मटेरियल था, किसी भी चीज़ का जो मटेरियल है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी तो है, उस प्रॉपर्टी को केवल हमको क्या किया, हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। वो जो एक्टिवेशन का तरीका है, वो जो एक्टिवेशन का तरीका है उसको हम एक स्पेशल टाइप के नाम से यहाँ पे जानेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आवेशन। एक प्रक्रिया रहेगी आवेशन, मतलब यार ये कह सकते हैं हम लोग चार्जिंग। चार्जिंग, तो जो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है उसके बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जा रहे हैं। पहले हम लोग सीधे आपसे जरा चार्जिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या उसके बारे में जरा बात कर लें। तो अगर हम लोगों ने जो अभी तक सीखा है पदार्थ के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। तो वो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा पदार्थ के बारे में, कि जितने भी पदार्थ हमारे पास पाए जाते हैं, मटेरियल जो भी पाया जा रहा है, उस सभी के बारे में बोला जाता है कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। सबसे छोटे वाले कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नाम यहाँ पे से चार्ज का मेंशन हो चुका है। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम लोग शुरुआत करें तो इसको जरा हम बना के दिखा दे रहे हैं। तो एक हमारे पास नाभिक है, कोई पदार्थ है, उसका नाभिक है। नाभिक के अंदर कौन है, प्रोटॉन है और प्लस न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रॉन हमारे पास। ओके,
न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल है और इसके चारों ओर कुछ कक्षाएं हैं। केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम लोग जाएंगे तो फिर और ज़्यादा डीप में जाएंगे, तो कुछ कक्षाएं हैं जिसमें कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ओके, प्रोटॉन को हम प्लस से मेंशन कर दे। ओके, तो ये व्यवस्था हमें परमाणु के बारे में अब तक की जानकारी के अनुसार पता है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जानकारी आपको है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। सबसे छोटे वाले कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। इसके आगे भी थ्योरी है, लेकिन उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास जानकारी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अगर हम कुछ मान के चलें कि हमारे पास कोई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम इस इलेक्ट्रॉन को इसकी कक्षा से बाहर कर दें किसी तरीके से, वो हम लोगों ने तरीके एक दो अभी बात किए थे कि आप एक पेन को रगड़ दीजिए, बालों को कंघी कर दीजिए, जो कुर्सी पे बच्चा बैठा हो उसको तौलिए से मारिए, तो वो सारी प्रक्रियाएं, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे रबिंग करिए चाहे कुछ भी करिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इसके कक्षा से बाहर निकाल दें तब क्या हो रहा है। इसके लिए हम एक छोटा सा परमाणु मान के चल रहे हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वही हम मान के चल रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है हीलियम 2He4। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। चर्चा हम यहीं से शुरू करते हैं। इसकी चर्चा स्पेशल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये बड़ा काम का रहेगा आगे तक। ओके, तो हमारे पास मान के चल रहे हैं कि हीलियम है, 2He4 है। हीलियम के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो क्या जानते हैं, ये हमारे पास है परमाणु क्रमांक, और इसका अर्थ है कि इतने प्रोटॉन हैं इसके नाभिक में। और इसका एक और अर्थ भी है कि इतने ही इलेक्ट्रॉन भी है जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं। तो फिलहाल प्रोटॉन प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है। ओके, अब अगर सीधी सादी बात करें तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि जितने प्रोटॉन नाभिक में है, जितना प्लस नाभिक में है, उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर माइनस चक्कर लगा रहा है। कुल मिलाकर के प्लस और माइनस मिल करके क्या है, जीरो हो गया। टोटल चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो वो जीरो हो चुका है। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहे हैं, तो दो नाभिक में प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है। इसको हम एक केस के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए केस नंबर 1। केस नंबर 1 यह है कि अगर टोटल चार्ज हम लोग निकालें और तो ये आ जाएगा, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस कितना है 2। अब दोनों में अगर हम लोग ये बात करें कि कितना चार्ज होता है, तो एक ये भी बात आपको बता दें कि दोनों में जो चार्ज है वो बराबर है। इसको हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि चार्जिंग होता कैसे। तो जितना इसके ऊपर माइनस है उतना ही इसके ऊपर प्लस भी है। तो हम इन दोनों को मिला करके कंबाइंड फॉर्मेट में E लिख रहे हैं। एक नंबर हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं E। वो क्या होता है अभी हमें कोई जानकारी नहीं। ओके, तो प्लस कितना 2E, प्लस लगा लो आगे, और माइनस कितना, वो भी माइनस का 2E। फिलहाल अगर देखें तो 2E कैंसिल आउट हो गया, तो Q बराबर क्या आ गया, 0। इस बॉडी के ऊपर अभी इस अवस्था में कोई भी चार्ज नहीं है और नॉर्मली होता भी नहीं है। अगर हीलियम को आप टच करें तो कोई करंट, कोई झटका नहीं लगेगा, या किसी भी बॉडी को जनरली आप टच करेंगे तो कोई कभी झटका वटका लगता नहीं है। तो यहाँ पर भी वो बात बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि अभी आपको कोई भी करंट महसूस नहीं होगा, कोई झटका महसूस नहीं होगा, अभी कागज को पेन आकर्षित नहीं करेगा। ओके, अब इसी में हम बना रहे हैं दूसरा केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमने ये माना है कि किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर कर दिया, किसी तरीके से, जर्नल वे, आप अपने तरीके से कीजिए, जो भी खोजे गए तकनीक्स हैं उनके माध्यम से अभी हम कर रहे हैं। अगर आप कोई दूसरा खोजते हैं तो वो आपकी समझ। तो किसी तरीके से हमने बाहर किया। अभी भी क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस, अभी भी है नाभिक में, मतलब प्लस 2E अभी भी लिख सकते हैं, माइनस, अब जो बचा है एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, माइनस E लिखेंगे। अब आप देखिए जरा, तो ये बच के आ रहा है प्लस का E। कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज अब क्रिएट हो गया है। बॉडी पहले जैसी नहीं रही, अब उसके ऊपर प्लस E चार्ज है। प्लस E जो हमने माना है वो एक नंबर है, आगे चल के हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। ये आपके पास एक केस और हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से हम और निकाल दें, मान लीजिए हम इस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से निकाल दें किसी तरीके से, ये भी यहाँ से नहीं होगा। अब हम इसको केस 3 में डिस्कस कर रहे हैं। केस 3 वो क्या आएगा
Q इज इक्वल टू +2E अभी भी है, नाभिक से कोई भी बाहर नहीं गया है, ना कोई नाभिक में आया है, आ भी नहीं सकता है, माइनस आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 लिख सकते हैं या ना भी लिखे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो Q इज इक्वल टू आ गया आपके पास +2E। अब आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर गए हैं तो इसके पास जो चार्ज बनके तैयार हुआ है वो 2E के बराबर चार्ज बनके तैयार हो गया। इस तरीके से पहले बॉडी के ऊपर 0 चार्ज था, फिर दूसरे केस में बॉडी के ऊपर +E चार्ज आया, तीसरे केस में बॉडी के ऊपर +2E चार्ज आया है। मतलब बॉडी से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे बॉडी के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता चला जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें सही जानकारी हो, प्रोटॉन के बारे में हमें सही जानकारी हो, तो इस वैल्यू को हम लोग और क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल हम लोगों ने जो बात समझी है वो क्या है कि चार्जिंग कैसे हो सकती है। इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर से आ भी सकता है, इस बात को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर कभी।